गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 9 राजा और विभिन्न वृत्तांत। भाग 2 में आज मैं जिन विषयों को लेकर आया हूँ वो विषय रहेंगे। पहला विषय हुमायूं का जीवन। बाबर के बेटे रहे हुमायूं, तो उनके जीवन के बारे में जान पाएंगे। दूसरा है हुमायूं को भारत क्यों छोड़ना पड़ा, क्या हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा, क्या मुगल साम्राज्य जिसे स्थापित बाबर ने किया था वो थम गया था, उसके बारे में जान पाएंगे। तीसरा है शेरशाह सूरी का जीवन। ये शेरशाह सूरी क्या मुगल ही था, इसके बारे में भी जान पाएंगे। चौथा है विभिन्न कार्य और शासन प्रबंध, किसका, शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित जो शासन प्रबंध जिसके लिए उसको जाना जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो है वो ले लेते हैं हुमायूं। शासनावधि 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों तक शासन किया। इससे पहले इनके जो पिता थे बाबर, उन्होंने 1530 तक जो शासन किया और कम उम्र में ही उनकी अकस्मात जो मौत हो जाती है। उत्तरवर्ती के तौर पर उनके बेटे जो है वो आते हैं अकबर। जन्म कब हुआ, 17 मार्च 1508 काबुल में इनका जो है वो जन्म होता है। लेकिन यहाँ शासनावधि की बात करते हैं, ये दो शासनावधि जो इनकी रही है 1530 और 1540। 40 में इनका जो शासन जो समाप्त हो जाता है। इन्हें जो है शेरशाह सूरी द्वारा भारत से जो निकाल दिया जाता है और उसके पश्चात जो है ये फिर से अपनी दूसरी जो अवधि है शासना अवधि जब ये लौट कर आते हैं 55 ईस्वी में, तो इस प्रकार से 55 के बाद इनका फिर से जो है वो सिंहासन पर ये सत्तारूढ़ होते हैं। बात करते हैं निधन। इनका जो मार्च 1556, मतलब बाद में केवल 1 वर्ष तक ये शासन जो है वो स्थापित कर पाते हैं। उसके बाद जो है उनका बेटा अकबर आता है। तो ये समाधि के तौर पर इनकी जो समाधि बनी थी वो हुमायूं का मकबरा आज दिल्ली में जो स्थापित है, बहुत सुंदर है, देखने योग्य है। और इनकी जीवन संगिनी के तौर पर काफ़ी जो है वो इनकी बेग में रही, जिनके नाम इस तरह से हैं। हमीदा बानू हुआ या चांद बीबी हुआ, जो मशहूर रही हैं, उनके नाम जो है। पिता जो है बाबर थे। अब इसके बाद जाते हैं उनके जीवन की कठिनाइयाँ। ये 23 वर्ष की आयु में जो है दिल्ली के राजगद्दी के ऊपर बैठे थे। अगर पिता की बात करें, बाबर की बात करें, वो केवल मात्र 11 वर्ष की आयु में जो है वो राजगद्दी के ऊपर बैठे थे। आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की कठिनाइयों का इन्हें सामना करना पड़ा। क्या क्या कठिनाइयाँ थी? पहला, प्रशासन सुदृढ़ नहीं था, मतलब बाबर ने लगातार संघर्ष किया, लड़ाइयाँ लड़ी। इस कारण क्या अभी भी लोगों में मुगलों के प्रति जो अविश्वास था, तो इस प्रकार से जो प्रशासन था वो भी जो है सुदृढ़ नहीं था पूरी तरह से। तो इस प्रकार से ये पहली जो है वो कठिनाई थी। दूसरा, वित्तीय स्थिति कमजोर, क्योंकि लड़ाई और युद्धों में क्या होता है, पैसा खर्च जो है होता है बहुत सारा। तो इस प्रकार से जो वित्तीय स्थिति थी, जो खजाना था वो अभी खाली था। तीसरा, क्योंकि अगर पैसा ज़्यादा हो, अधिक हो, तो उससे भी जो है उससे जो है वो काफ़ी सहायता मिलती है, अपनी सेना को बढ़ा सकता है, ताकत बढ़ा सकता है, तो वो भी कमी थी। तीसरा है अफगानों का अभी भी शक्तिशाली होना। जो अफगान जिसकी शुरुआत जो है बाबर ने दिल्ली से की थी, इब्राहिम लोदी को हराकर, क्योंकि सल्तनत का काल में जो है भारतवर्ष में हर जगह जो है वो अफगानों का ही जो है शासन स्थापित था, चाहे वो राजा के तौर पर, चाहे वो वजीर के तौर पर, चाहे वो छोटी छोटी जो रियासतें बनाई थी वहाँ पर। तो उस समय जो है बहादुर शाह या बिहार के जो शेर खां, तो उनके ये जो लोग थे अभी भी जो है वो ताकतवर थे। चौथा था उसके निकम्मे भाई। देखिए, भाइयों का बड़ा साथ मिलता, लेकिन अगर हम इतिहास देखें तो कहीं ना कहीं भाइयों को भी मारा गया है मुसलमानों के द्वारा। लेकिन यहाँ पर हुमायूं की बात करते हैं, वो बहुत ही सुशील व्यवहार का व्यक्ति था। उसने अपने भाइयों को बड़े लाड प्यार से रखा, बाबर के जैसे वचन उन्होंने दिया था। लेकिन उनके जो भाई थे बिल्कुल निकम्मे थे, अयोग्य थे, और इसके विरुद्ध जो है कभी सहायता जो है जब जरूरत पड़ी हुमायूं को उनकी सहायता की, उन्होंने सहायता भी नहीं करी। तो इस तरह के भाई तो थे, इस कारण भी जो है ये भी कठिनाई थी उनके जीवन की। और पांचवा था कि हुमायूं के जो 2 शत्रु थे बड़े, खासतौर पर गुजरात का जो बहादुर शाह था और बिहार का शेर खां, ये सबसे बड़ी कठिनाई उनके जीवन की थी। अब जान लेते हैं हुमायूं तथा बहादुर शाह का संघर्ष। देखिए, जब ये शत्रु थे आपस में तो इनका संघर्ष हुआ कैसे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने का स्वप्न जो है ये बहादुर शाह भी जो देखता था, और इस कारण क्या था, उसने अपने जो हुमायूं के जो विरोधी थे उनको अपने राज्य में लगातार जो शरण दे रहा था। इसके पश्चात क्या हुआ, ये बहादुर शाह कहाँ के थे, ये जो है गुजरात के शासक थे। तो गुजरात, ये जो है गुजरात से इन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसी जो राजस्थान में ही चित्तौड़ जो है, चित्तौड़ पर अपना अधिकार, जो चित्तौड़ जो है राजपूतों की जो है राजधानी उस समय थी, तो चित्तौड़ जो है वो उस पर अधिकार उसने 1535 ईस्वी में कर लिया। राजपूतों ने उस समय जो है वो सहयोग मांगा, किसका, हुमायूं का, लेकिन हुमायूं जो है वो उन्होंने उनका साथ नहीं दिया, ये भी उनकी भूल थी। मंदसौर के स्थान पर बहादुर शाह को पराजित किया। जब इनका आपस में युद्ध होता है तो मंदसौर नामक जगह के ऊपर होता है और वो पराजित कर देता है, किसे, बहादुर शाह को, हुमायूं जो पराजित कर देता है। बहादुर शाह पहले मालवा, फिर जो है दीव पुर्तगालियों की शरण में चले गए, क्योंकि लगातार जो है पीछा किया हुमायूं ने। पहले बहादुर शाह को मालवा जाना पड़ा। मालवा में जब वो विजयी रहे तो उसके बाद वो भागकर कहाँ चले गए, पुर्तगाली, और पुर्तगाली को उस समय जो शासन था वो दीव में था, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने शरण ले ली। लेकिन अब यहाँ से आगे वो नहीं बढ़ते हैं और इस प्रकार से उसे छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ना जो है ये भी इनकी भूल थी। बहादुर शाह का पीछा न करके एक अन्य राजनीतिक भूल उन्होंने की। भाई जो अस्करी था, उन्होंने क्या कर दिया था कि जैसे ही बहादुर शाह से शासन जो है उन्होंने छीना, राजगद्दी छीनी मंदसौर के युद्ध में, उन्होंने अस्करी को जो है वहाँ का शासक बना दिया। लेकिन अस्करी जो कैसा था, वो बिल्कुल अयोग्य व्यक्ति था। उसने क्या किया, जैसे ही हुमायूं जो है वो पूरब की तरफ, शेर खां की जो शक्ति बढ़ रही थी बिहार में, उस तरफ जब जाता है तो पीछे से क्या करता है, बहादुर शाह उसके भाई जो अस्करी, जो गुजरात का शासक था, उससे पुनः जो है वो छीन लेता है युद्ध में। और इस प्रकार से ये एक
जो उसने जीता क्षेत्र था वो उसके हाथ से निकल जाता हुमायूं के हाथ से, और जैसे ही वो बिहार की तरफ आता है तो मालवा भी उनके हाथ से जो निकल जाता है। तो इस प्रकार से ये स्थिति थी हुमायूं तथा बहादुर शाह के संघर्ष के बारे में। फिर दूसरा करते हैं हुमायूं तथा शेर खां का संघर्ष। शेर खां जो बिहार में था उसकी स्थिति लगातार जो है वो सुदृढ़ हो रही थी। 1536 ईस्वी में बंगाल पर उन्होंने अधिकार कर लिया। 35 से 36 का जो समय था वो उसने अपने आप को मजबूत पर करने के लिए जो किया, तो बंगाल पर अधिकार करना। इस प्रकार से बंगाल जो था वो तो विस्तृत था अपने आप में, वो उसके इलाके में शामिल हो गया। तो इस प्रकार से बंगाल से आने वाली आय भी उसकी बढ़ गई। तो इसके बलबूते पर उसने एक बड़ी सेना भी इकट्ठी कर ली। तो वहाँ पर अब हुमायूं पहुँचते हैं और चुनार का जो किला था वहाँ से वो आरंभ करते हैं, और किले को जो है लगभग 6 महीने लग जाते हैं उस किले को ही हासिल करने में। तो इतनी मजबूत व्यवस्था जो है वो शेर खां द्वारा स्थापित की गई थी। अब शेर खां की तरफ वो बढ़ते हैं कहाँ, जहाँ पर बंगाल की तरफ वो जाते हैं। जुलाई 1535 ईस्वी में जाकर जो है वो विजिट करते हैं किसी चुनार को। अब वो जाते हैं और बंगाल की जो राजधानी गोंड होती है उसे वो बड़े आसानी से जो जीत लेते हैं, कौन, हुमायूं। लेकिन ये बिल्कुल चाल थी किसकी, ये स्थापित शेर खां की चाल थी। उसने क्या किया कि जो किला था उसमें बहुत सारी जो शराब या जो भी नशे की चीज़ें थी उनको रख दिया, और हुमायूं जो नशेड़ी था और उसके जो सेना थी वो भी नशा में बहुत डूबी रहती। तो इस विजय को जैसी मिलती है तो उस विजय की रौनक में जो क्या करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो नशे में धुत हो जाते हैं सारे के सारे लोग, और इस प्रकार कई दिन तक ऐसे इसी तरह का व्यवहार जो चलता रहता है। तो ये चाल थी किसके द्वारा, शेर खां द्वारा। और एक दिन जब वो अपनी शक्ति को बढ़ा लेता है, संगठित करता है, तो शेर शाह जो है पूरे बंगाल को जो है घेर लेता है, और वहाँ से वो भागने पर विवश हो जाता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है उस समय हुमायूं। तो इस प्रकार से वो भाग जाता है। फिर शेर खां पहले जून 1539 ईस्वी में चौसा के मैदान में जो है वो लड़ाई होती है, वहाँ भी हार जाता है, वहाँ से भाग जाता है। और फिर मई 1540 ईस्वी में कनौज के स्थान पर यहाँ से भी भाग जाता है, और इस प्रकार से अंततः उसे जो है अब कनौज की जो अंतिम लड़ाई होती है 1540 ईस्वी में, वहाँ पराजित होने के पश्चात अब उसे भारत छोड़ना ही पड़ता है। और इस प्रकार से हम ये कहेंगे कि मुगल जो साम्राज्य था जिसकी नींव बाबर ने रखी थी वो यहाँ पर जो है वो समाप्त हो जाता है भारतवर्ष में कुछ समय के लिए, 55 तक। तो ये पढ़ा हमने। अब आता है हुमायूं को भारत क्यों छोड़ना पड़ा। कारण पहला, उसके जालसाज और निकम्मे भाई जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीनों के तीनों भाई अस्करी से लेकर उसने जो है राजगद्दी के ऊपर भी बिठाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये और उन्होंने कभी भी जो है हुमायूं का बुरे वक्त में साथ नहीं दिया। तो ये पहला कारण। दूसरा, हुमायूं का दयालु स्वभाव, कि अगर वो दयालु स्वभाव ना होता किसके प्रति, चाहे वो अपने भाइयों के प्रति लें या फिर जो है बहादुर शाह की बात करते हैं, उसने उसको छोड़ दिया। तो जो छोड़ना था वही गलती थी उसकी जो है। तो इस प्रकार से ये जो शत्रुओं को छोड़ देता था ये इसके जो है वो हावी हो जाते थे। तीसरा, शराब और अफीम का शौकीन, जो भूल उन्होंने क्या की बंगाल में जाके की, वहाँ गोंड में जाके जो है वो शराब और अफीम में जो है वो धुत हो गया, और इसका फ़ायदा जो है किसे मिला, शेर खां को मिला। और इस प्रकार से अपनी सेना की जो हानि हो गई वहाँ पर, क्योंकि उसके द्वारा बहुत सारे सैनिकों को मारा गया। उसके बाद 2 युद्ध लड़े गए, चौसा का और लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और अंततः जो उसे कनौज की लड़ाई के बाद भागना ही पड़ा भारतवर्ष छोड़कर। चौथा होता है राजपूतों का सहयोग न करना। देखिए चित्तौड़ की बात कर, 1535 में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो राजपूतों ने सहयोग मांगा किससे, हुमायूं। अगर उन्होंने जो है राजपूतों का सहयोग किया होता तो शायद ज़रूरत के समय राजपूत जो है हुमायूं का सहयोग करते, जैसे कि अकबर ने नीति अपनाई थी, और वो बड़ा साम्राज्य स्थापित कर पाते, भारत छोड़ के ना जाते। तो ये भी कारण रहा। 5 जो है शेर खां के विरुद्ध समय पर कार्रवाई ना करना। देखिए हमने पढ़ा था बाबर के शासनकाल में बाबर ने ही जो है जो शेर खां थे उनकी योग्यता को देखकर जो है उन्हें ऊंचे पदों के ऊपर जो है वो बढ़ाया था। वहाँ के जो वजीर थे उनको कहा कि उन्हें जो है वो फलाना पद दिया जाए, सेनाध्यक्ष बनाया जाए। इस प्रकार से बाद में जाकर जो है इन्हीं के शासनकाल में, मतलब मुगलों के ही शासनकाल में, हुमायूं के शासनकाल में 1535 ईस्वी से पहले जो है वो क्या बन गया था, अब उस राज्य का उस क्षेत्र का जो है वो वजीर बन गया था। तो ये किसने किया, मुगलों ने ही। लेकिन वो लॉयल नहीं रहा, वफादार नहीं रहा, जहाँ जिस थाली में खाया और उस थाली में ही छेद किया। ये शेर खां की बात आती है। ये अलग बात है कि अगर उसके कार्य देखी जाए तो उसके हिसाब से वो बहुत योग्य व्यक्ति था। तो 36 ईस्वी में बंगाल को पर अधिकार कर लिया। तो ये सारे के सारे जो है वो मुगल के शासनकाल के दौरान ही हुआ। अब पढ़ लेते हैं शेर शाह सूरी के बारे में। देखिए ये सूरी वंश जो से ये घराने से जो है वो संबंध रखते थे। शेर शाह शासनावधि जो है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक जो है इनकी शासना अवधि रही। मतलब 45 में इनका निधन हो गया। राज्याभिषेक 1540 ईस्वी में हुआ। पूर्ववर्ती शासक के तौर पर कौन थे, हुमायूं। उत्तरवर्ती के तौर पर उनके जो बेटे थे इस्लाम शाह सूरी जो है वो राजगद्दी संभालते हैं। जन्म 1472 ईस्वी में, रजवाड़ा होशियारपुर जिला भारत। निधन जो है वो 22 मई 1545 कलिंजर में होता है, बुंदेलखंड। समाधि जो शेर शाह का मकबरा सासाराम। और संतान इस्माइल शाह सूरी, घराना सूरी वंश, पिता मियां हसन खानसूर और धर्म इस्लाम धर्म से ये संबंध रखते थे। प्रारंभिक जीवन के तौर पर अभी थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। इनका जन्म पंजाब के होशियारपुर शहर में बजवाड़ा नामक स्थान पर 1472 ईस्वी में हुआ था। और उनका असली नाम याद पूछा जाता है कई बार, उनका असली नाम जो था वो फरीद खां था। पर वो शेर शाह सूरी के रूप में जाने जाते थे क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर कम उम्र में अकेले ही एक शेर मारा था, याद रखने वाली बात है, और इसलिए उनका नाम पड़ा शेर शाह। इसका
कुल नाम जो है वो सूरी उनके गृहनगर सूर से लिया गया था और उसके पिता पंजाब में एक अफगान रईस जमाल खान की सेवा में थे और शेर शाह के पिता की 2 पत्नियां और 8 बच्चे थे। ये पढ़ा जीवन के बारे में। अब आता है शेर शाह सूरी के संदर्भ में 40 और 45, जिन्होंने हुमायूं को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य स्थापित किया। और शेर शाह सूरी ने पहले बाबर के लिए और एक सैनिक के तौर पर, देखिए एक सैनिक से इन्होंने आरंभ किया था और उसके पश्चात उन्हें जो पदोन्नत किया गया, सेनापति बनाया गया और उसके पश्चात वो बिहार के राज्यपाल जो है नियुक्त किए गए थे बाबर के शासनकाल में ही। 1537 ईस्वी में जब हुमायूं कहीं सुदूर अभियान पर थे तब शेर शाह ने बंगाल में, क्योंकि उस समय जो है वो गुजरात की तरफ जो है गए हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बंगाल के ऊपर कब्जा कर लिया और इस प्रकार से अपने आप को मजबूत कर लिया। सन 1539 ईस्वी में शेर शाह को चौसा की लड़ाई में और हुमायूं का सामना करना पड़ा और जिसे शेर शाह ने जीत लिया। 1540 ईस्वी में शेर शाह ने हुमायूं को पुनः हराकर भारत छोड़ने पर मजबूर किया और शेर खान की उपाधि, इसके पश्चात जिस उपाधि को धारण उन्होंने किया था वो थी शेर खां, खान नहीं शेर खां की उपाधि जो है वो धारण की थी। तो ये उनका संपूर्ण जीवन। अब पढ़ते हैं शेर शाह सूरी की खूबियाँ। इस व्यक्ति में क्या क्या खूबियाँ, देखिए मैंने जैसे कहा था अपने शब्द जो कहे थे कि जिस थाली में भोजन का किया और उसी में जो है वो छेद किया, वो वाली बात उनके जीवन में थी, क्योंकि मुगलों ने ही उन्हें जो उन्नति को शिखर पर तक पहुंचाया और फिर मुगलों को ही उन्होंने भारत से निकाल दिया। तो एक तरह से जो लॉयल्टी थी वो नहीं थी, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति में जो है बहुत सारी जो है वो खूबियाँ थी। पहली, एक शानदार जो है रणनीतिकार थे। शेर शाह ने खुद को सक्षम सेनापति के साथ ही एक प्रतिभाशाली प्रशासक भी साबित किया, जो हम आगे ज़्यादातर पढ़ेंगे उनके बारे में कि कैसे उन्होंने एक प्रशासन में क्या क्या उन्होंने किया। 40 से 45 के अपने केवल मात्र 5 वर्षों के दौरान ही उन्होंने नई नगरीय व्यवस्था स्थापित की, सैन्य प्रशासन जो है वो स्थापित किया, अलग अलग तरह का जो है निर्णय लिया गया और सैन्य जो है वो जो शक्ति थी उसको और भी मजबूत किया। कैसे किया वो आगे पढ़ेंगे हम। साम्राज्य के उसके पुनर्गठन के बाद में मुगल सम्राटों के लिए, देखिए ये बड़ी बात है कि उसने जो साम्राज्य स्थापित किया, जो व्यवस्था स्थापित की, उसका जो लाभ था वो मुगल सम्राट के लिए, आने वाले जो मुगलों की जो पीढ़ियाँ थी वो थोड़े बहुत परिवर्तन के बाद जो है उसी व्यवस्था के साथ जो है वो चलती रही। खासतौर पर अकबर को इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है मिला, उसने जो स्थापित की थे उसी व्यवस्था को उसने स्थापित किया, क्योंकि वो अपने आप में बहुत अच्छी थी। तो एक तरह से ये शेर शाह में एक खूबी। फिर दूसरी खूबी क्या है कि शेर शाह सूरी ने एक विशाल ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण, बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन जो है, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण जो किसके द्वारा किया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। वो एक दूरदर्शी और कुशल प्रशासक, उसको मालूम था कि रोड जो है वो विकास के कार्यों को करने के लिए जो है वो सबसे महत्वपूर्ण, अगर कहीं भी रोड निकलते हैं आज की डेट में तो वहाँ पर क्या होता है, रोड के साथ साथ सीधा रोड निकलता है तो विकास भी साथ साथ आता है, परिवर्तन आता है बहुत ज़्यादा। मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ी तीव्रता के साथ जो है बड़ा जल्दी एक जो है वो विकास होता है, परिवर्तन आता है गांव से शहर बनने में। यही वजह थी कि जो है सूरी ने अपने शासनकाल में जो बेहद विशाल ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया और इससे यातायात जो है वो सुगम हुआ। कहाँ से तक था ये, कोलकाता से लेकर पेशावर, पाकिस्तान में पड़ता है पेशावर, आगे काबुल तक ये बढ़ गया था। तो ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किया कोलकाता से पेशावर तक। वही इस रोड का सफ़र आरामदायक बनाने के लिए, ताकि ये रोड जो है वो सफल भी हो, आरामदायक भी हो, तो इसके लिए क्या किया उन्होंने, वो भी स्थापित किए, मस्जिदें भी बनाई, विश्राम गृह भी बनाए, ताकि लोगों को जो है वो मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। अब बढ़ते हैं पहला रुपया। ये भी जो है देखिए रुपया, आज जो है भारतवर्ष की करेंसी का नाम क्या है, रुपया। तो इसका श्रेय भी किसे जाता है, शेर शाह सूरी को ही जाता है। पहला जो रुपया था वो शेर शाह सूरी के शासनकाल में ही स्थापित हुआ था। और आज देखिए किन किन देशों में, भारत में तो है ही, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मॉरिशस, मालदीव, इन देशों में रुपया करेंसी जो है वो चलती है। किसके कारण, शेर शाह सूरी के प्रशासन में जो किया सुधार था। चौथा आता है वह डाक प्रणाली का विकास। ये भी खूबी थी देखिए कि डाक प्रणाली, ये अलग है कि उस समय भी डाक प्रणाली थी, लेकिन हम यहाँ बात करें गैर राज्य प्रयोजनों के प्रयोग के लिए। इससे पहले क्या होता था, जो प्रशासकीय प्रयोग के लिए, कि राजा जो है वो सूचना चाहता था अपने लिए, तो उसके लिए जो है वो डाक प्रणाली थी, लेकिन लोगों को उसका फायदा पहुंचाने का जो कार्य था वो शेर शाह सूरी ने किया, क्योंकि वो जानता था कि अगर मेरा साम्राज्य जो है वो एक तरह से अमीर लोग होंगे, या हमारा जो प्रशासन सुदृढ़ तब होगा जब लोग जो है सुदृढ़ होंगे। तो उसके लिए क्या था, उसने एक तो सड़कें स्थापित की और उन सड़कों के द्वारा व्यापारिक जो संबंध थे वो स्थापित हुए, व्यापार बढ़ा और व्यापार के कारण क्या हुआ, लोगों की समृद्धि आई। लोगों में समृद्धि आने का मतलब है राज्य की समृद्धि, और राज्य की समृद्धि का मतलब पूरे साम्राज्य जो देश है उसकी समृद्धि होती है। तो ये इसको अच्छी तरह भली भांति जो है शेर शाह जानते थे। तो इसलिए उसने क्या किया, अब डाक प्रणाली का जो व्यवस्था थी वो न केवल अपने लिए बल्कि गैर राज्य प्रयोजन के लिए भी इसका प्रयोग किया गया। किसके लिए, लोगों के व्यापार के लिए, आदान प्रदान के लिए उसका इस्तेमाल जो होने लगा। तो इस प्रकार से इससे लाभ जो है वो व्यापार के लिए हुआ। तो ये रिकॉर्ड जो है पहली बार जो मिलता है शेर शाह सूरी के शासनकाल में। एक और जो है इसकी
समाधि के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि शेरशाह ऐसा व्यक्ति था जो लंबी सोच रखता था। उसने अपने जीवन काल में ही अपने मकबरे का कार्य जो शुरू कर दिया था। मौत जो है डेफिनेट है इस बार। कुछ लोग होते हैं जो मौत से डरते हैं, कुछ लोग होते हैं मौत को भी स्वीकार करते हैं, तो उनमें से जो है वो शेरशाह सूरी थे। उन्होंने अपने रहते ही अपना जो मकबरा था उसका कार्य जो है वो शुरू कर दिया था। बहुत ही खूबसूरत जो है वो मकबरा बनाया गया है। उसके बारे में कुछ विशेषता देखिए। इनका जो गृहनगर था सासाराम, वहीं उनका मकबरा जो है स्थापित है। और कृत्रिम झील जो है बनाई गई है, आदमी के द्वारा झील बनाई गई है उसके चारों तरफ, और बहुत सुंदर जो है। और इसकी जो शैली है वो हिंदू मुस्लिम स्थापत्य, मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों शैलियों का जो है वो संगम से ये बना है। इतिहासकार का कहना है कि कानूनगो का कि शेरशाह के मकबरे को देखकर ऐसा लगता है कि वो अंदर से हिंदू और बाहर से मुसलमान था, कि देखने में उसका पहरावा जो है मुस्लिम बेशक था, लेकिन अंदर की बात करें तो अंदर का मतलब है कि वो हृदय में जो है वो हिंदू की तरह उसका व्यवहार जो था। तो इस प्रकार से ये खूबी थी किसकी? शेरशाह की। और शेरशाह सूरी का जो शासन प्रबंध की जिसके लिए उसे जाना जाता है उसके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से आपने इसमें सुनना है। उसका शासन प्रबंध इतना सफल था कि यह आने वाली कई शताब्दियों तक कुछ परिवर्तन के साथ लगभग उसी रूप में जारी रहा। बहुत वर्षों तक ये ऐसे ही स्थापित रहा, जिसका फायदा जो है सबसे ज़्यादा अकबर को मिला। पहले लेते हैं केंद्रीय शासन प्रबंध। केंद्र में कैसा प्रबंध था? सुल्तान सबसे बड़ा बादशाह, राजा केंद्रीय शक्ति व धुरी सेना का सर्वोच्च अधिकारी, सबसे बड़ा न्यायाधीश होता था। तो उस समय सुल्तान कहा जाता। शेरशाह सूरी को बादशाह ने सुल्तान कहते। तो ये सुल्तान अपने आप को पदवी जो है वो दी जाती थी। दूसरा, कौन कौन से मंत्री थे देखिए केंद्र में। पहला था दीवान ए बजारत, ये वित्त विभाग के प्रमुख होते थे। दीवान ए आर्या, ये सेना विभाग के प्रमुख। दीवान ए रसालत, विदेश मंत्री। दीवान ए इंसा, गृह मंत्री। दीवान ए बरीद, जासूस विभाग के प्रमुख। और दीवान ए कज़ा, न्याय मंत्री। तो इसी तरह के जो है मंत्री स्थापित जो है वो किए गए कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। ये तो हो गया केंद्र सरकार। अब आता जो उसके बाद प्रांतों में जो है विभाजन होता है। जैसे हमारे जो है प्रांत है 28 जो है वो प्रांत है, उसी तरह से जो है इन्होंने भी अपने प्रांत को जो है अपने साम्राज्य को 66 प्रांतों में विभाजित किया था। याद रखना, 66 प्रांतों में विभाजित किया था। और प्रत्येक प्रांत का एक मुखिया होता था। कौन होता है उसके बारे में जानेंगे। इतिहासकारों के मुताबिक शेरशाह सूरी का जो शासन प्रबंध था उसने उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए 66 अलग अलग जो है हिस्सों में बांटा हुआ था, जिन्हें जो है प्रांत नहीं कहते थे लेकिन सरकार कहा जाता था। याद रखना, प्रांत मैंने इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या सरकार उसके कहा जाता था। तो सरकारों में बांटा हुआ था। इनके जो मुख्य अधिकारी थे वो क्या थे? सिकदार ए सिकदारान। याद रखना, सिकदार ए सिकदारान। इसका कार्य क्या होता था? अगर हम प्रांतों की बात करें, आज के भारतवर्ष की बात करते हैं, तो प्रांत में मुख्य होता है उसे कहते हैं सीएम, चीफ मिनिस्टर। तो ठीक उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं सिकदार ए सिकदारान जो है वो चीफ मिनिस्टर उस समय हुआ करता था। शांति कायम करना, शाही आदेशों को लागू करवाना, फौजदारी मुकदमों का निर्णय देना। फौजदारी का मतलब क्या? फौजदारी ऐसे मुकदमे जो किसी भी, जैसे कि फौजदारी का मतलब हुआ कि आपको गलत कार्य करते हैं उनके जो मुकदमे होते हैं वो फौजदारी होते हैं। और यहाँ दीवानी का मतलब है कि ज़मीन से रिलेटेड जो भी मुकदमे होते हैं वो दीवानी मुकदमे होते हैं। तो दूसरा अधिकार होता है मुंसिफ ए मुंसिफान, ये लगान इकट्ठा करना, दीवानी मुकदमों का निर्णय लेना, ये जो है इनके मुख्य कार्य थे। तो ये दो अधिकारी जो है उस समय कार्य जो है वो सरकारों में करते थे। ठीक है, और वहाँ का जो गवर्नर होता था उसके अधीन ये लोग कार्य करते थे। अब चलते हैं तीसरा, परगने। अब तीसरा देखिए, पहला साम्राज्य को हमने बांट दिया किसमें? सरकारों में। अब सरकारें जो डिवाइड हो किसमें? परगनों में। अगर ऐसे देखा जाए तो इनको कहा जाता है जिला, आज कहा जाता है जिला, उसमें क्या कहा जाता है? परगने। ठीक है जी। तो जो 66 सरकार थे उनके जो है आगे चलकर जो है परगनों में विभाजित किया होता, और उनके जो है प्रतिनिधि के तौर पर जो है अलग अलग दो जो है वो अधिकारी होते थे। प्रतिनिधि के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर पहला जो होता था वो सेनाध्यक्ष होता था, और दूसरा जो कानून का रक्षक जो है होता था। और इनमें जो अधिकारी काम करने वाले होते थे, पहले देखिए सिकदार ए सिकदारान, ये कहाँ आया था? यह था सरकारों में, लेकिन अब परगनों में नाम बदल गया, सिकदार ही रह गया। और यहाँ पे मुंसिफ ही रह गया, मुंसिफ ए मुंसिफान, ये खत्म हो गया, अब आएगा केवल मुंसिफ। तो इतना कर फर्क है सिर्फ। सिकदार का कार्य शांति कायम करना, जैसे जो है सिकदार ए सिकदारान का सरकारों में था, ठीक उसी प्रकार के कार्य। और इसी तरह मुंसिफ के कार्य भी वही हैं। खजानदार, ये नया अधिकारी जो आता है परगनों में, सारी आय का ब्यौरा रखना और सहायता के लिए जो है कारकुन, मतलब जिसे क्लर्क आज कहा जाता है, उसकी नियुक्ति करना, ये कार्य जो इसके रहते थे। तो ये पढ़ा हमने जेलों के बारे में, परगनों के बारे में। चौथा आता है गांव का प्रबंध। सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो क्या होती थी? गांव होते थे। और गांव का जो मुखिया होता था उसे मुकद्दम कहा जाता था। याद रखने वाली बात है, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, मुकद्दम उसे कहा जाता था। और उसकी सहायता के लिए गाँव में जो है वो पटवारी को नियुक्त किया जाता था, जैसे आज भी गाँव में पटवारी होता है। पांचवा होता है इसका न्याय प्रबंध। देखिए, शेरशाह सूरी जाना जाता है अपने न्याय प्रबंध के लिए। माना जाता है कि न्याय करना वो अपने सबसे बड़ा धार्मिक कार्य जो समझता था, और इसी को वो धार्मिक कार्य, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि ईमानदारी से काम करना ही आपको धार्मिक बनाता है, ना कि घंटी बजाने से, ना कि कोई किताब पढ़ने से, ना कोई और। तो बड़ी बेहतर है कि न्याय जो हमने हमारे पूर्वजों ने सिखाया वो आज हम उसके ऊपर चलें तो शायद कितना परिवर्तन होगा। तो न्याय सबसे बढ़िया जो है वो धार्मिक कार्य जो शेरशाह सूरी के द्वारा माना जाता था। कानूनों का उल्लंघन करने वालों को कभी वो क्षमा नहीं करता था, चाहे वो सरदार ही क्यों ना सरदार हुए, जो
जो परगनों के मालिक होते थे, बड़े जो अहदेदार होते थे, जैसे सीएम की बात करें तो सीएम जो है वो सरदार हुआ करते एक तरह से, तो चाहे वो सरदार ही क्यों ना हो या फिर जो है वो और भी अधिकारी क्यों ना हो, उन्हें बराबर का दंड जो है दिया जाता था। छठा था पुलिस प्रबंध। सिकदार ए सिकदारान सरकारों प्रांत में तथा सिकदार जो हो परगनों में पुलिस की सहायता से शांति बनाए रखते थे। यदि कोई अधिकारी चोरी के माल को पकड़ने में असफल रहता, देखिए बड़ा सही है ये बात, कोई भी अधिकारी जो है अगर किसी चीज़ को पकड़ने में असफल रहता था, कोई चोरी हुई है, माल को पकड़ने में असफल हो गया, तो वो सारा माल जो उसी अधिकारी से प्राप्त किया जाता था। तो इसलिए मतलब क्या था कि अधिकारी बड़ा चौकन्ना रहता था और कार्य जो है हमेशा 100% अपना जो है वो देता था। इस कारण क्या था, जो चोरियाँ थी वो बहुत कम थी। लेकिन आज देखेंगे बिल्कुल उल्टा है। तो ये पुलिस प्रबंध, ये सीखने की व्यवस्था है। सातवां है जासूसी विभाग। देखिए उनका जो विभाग था वो अत्यंत कुशल विभाग था। छोटी सी सूचना भी उस तक जो हो पहुंच जाती थी। शेरशाह सूरी को अपने राज्य में क्या हो रहा है उसकी छोटी से छोटी घटना का, और राजा के बोलते हैं राजा वही सक्सेसफुल है जिसकी आंख और कान दोनों हमेशा खुले रहते हैं। मतलब वो आंख से देखे तो वही देखे जो उसने देखा है और उसका निदान करे, और सुने अगर उसके तक कोई बात पहुंचती कि उसके साम्राज्य में इस तरह की घटना हो रही है तो उसका निदान करना समय रहते। इससे क्या होता है कि साम्राज्य लंबे समय तक जो है वो बना रहता है। तो ये जासूसी विभाग जो है यही कार्य करता था, किसके लिए, शेरशाह सूरी के लिए। तो साम्राज्य इससे क्या होगा, और भी मजबूत हो गया। आठवां था लोक कल्याण के कार्य। ये अभी हमने पढ़ा क्या क्या किया उसने। एक तो जो है ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, कितना, ये लगभग जो है 1500 मील तक था। याद रखना ये जो है जो कोलकाता से पेशावर तक बना था, 1500 मील जो है उसकी लंबाई थी उस समय। आज की डेट में हम सोच सकते हैं इतने बड़े रोड को बनाने, लेकिन आप देखिए मानचित्र में यहाँ से लेकर और कहाँ तक, ये पूरे उत्तर भारत, उस समय भारत जो है वो काफ़ी हिंदुस्तान बहुत लंबा हुआ करता, तो लगभग काबुल तक ये पहुँच चुका था। तो इस प्रकार से इतने बड़े रोड का निर्माण करवाना ये अपने आप में एक बड़े विकास का जो है वो मार्ग बना। तो इसके किनारे पर 1700 सराएं जो है बनाई गई थी, और निर्धनों, विधवाओं, शिक्षा संस्थाओं और विद्वानों को दान करना ये भी उसका कार्य था। तो लोक कल्याण के कार्य करना जो है उसके खून में था। नौवां था व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन दिया। जैसे रुपए की हमने बात कर ली थी, पहला व्यक्ति था जिसने रुपया जो है वो अपने शासन में चलाया था। सड़कें सुरक्षित कि देखिए व्यापार कैसे चलता है, जैसे कि उन्होंने एक ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया तभी व्यापार चला, वाणिज्य। कानून व्यवस्था की स्थापना की। चोरी डकैती होगी, देखिए चोरी डकैती के लिए क्या कहा उसने, अधिकारियों से कहा अधिकारी अगर सही नहीं होंगे तो वो सारा माल किससे लिया जाएगा, अधिकारियों से। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारी थे वो बिल्कुल सुरक्षित थे, व्यापार करते खुले तौर पर, उनको मालूम था कि कोई चोरी डकैती नहीं होगी, अगर होगी भी तो हमारा माल सुरक्षित है, हमें मिलेगा ही उतना पैसा। सड़कें सुरक्षित, प्रत्येक 8 मील पर जो है एक सराय जो स्थापित थी ताकि वो आराम कर सके। मुद्रा प्रणाली शुरू हो चुकी थी, और ये मुद्रा कैसी होती थी, बड़ी से बड़ी मुद्रा जो सोने की होती थी, फिर चांदी की होती थी, फिर तांबे की होती थी, ये मूल्य के आधार पर। तो सबसे ज़्यादा मूल्य किसका होता था, सोने का। तो इस प्रकार से इन मुद्राओं का प्रचलन के कारण क्या था, अब बहुत बड़ी चीज़ उठानी नहीं पड़ती थी, अपने जेब में ही कोई मुद्रा डाल दी और उसी से आप बहुत बड़ा सामान जो है खरीद सकते थे। पहले क्या होता, विनिमय होता था, बहुत सारा माल ले जाना पड़ता था और उसके बदले में दूसरा माल जो है लाना पड़ता था। अब केवल छोटी सी चीज़ों के द्वारा जो है आप, तो ये व्यापार करने का तरीका जो संशोधित किया किसने, शेरशाह सूरी ने। फिर 10वां आता है भूराजस्व संबंधी सुधार। देखिए भूराजस्व में उसने सुधार किए, क्या क्या किया उसने सबसे पहले जो है वो पैमाना बनाया। सिकंदर लोधी के नाम पर एक गज जो है बनाया गया, उसका पैमाना जो स्थापित किया गया, और भूमि को 3 वर्ग में बांटा गया, मापा गया, और 3 जो है पैमाने रखे गए। देखिए उत्तम हुआ मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा उपज होती थी, फिर दूसरा मध्यम जहाँ पर कम जो है, उत्तम से कम जो है उपजाऊपन था उसमें, और घटिया क्या, जिसमें बहुत ही कम, मतलब साल 2 साल में एक फसल जो हो जाती थी, घटिया, इस तरह की उसको कहा गया घटिया। तो 3 तरह की जो है एक तो भूमि जो है वो निश्चित की गई थी, ये भूमि है। क्योंकि लगान जब लिया जाता था तो लगान लेने का एक वैज्ञानिक तरीका था, भाई उत्तम जिसकी सबसे अच्छी फसल है होगी, क्योंकि ज़मीन बहुत उत्तम है, अच्छी क्वालिटी की है, तो क्या फसल भी वहाँ पर अच्छी होगी, तो उससे लिया जाने वाला जो कर था वो ज़्यादा था, इससे थोड़ा कम था और इससे बहुत कम था। तो देखिए एक तरीका था ना कि लोग भी खुश हो गए उस चीज़ को लेकर। नहीं तो जिसकी घटिया ज़मीन है उससे भी उत्तम का जो है वो अगर कर लिया जाए तो वो तो शोषित करने वाली बात है, तो उससे क्या होगा, वो अपने सम्राट के प्रति कभी भी वफादार नहीं रहेगा। तो ये एक तरीका था जो है शेरशाह सूरी का। भूराजस्व उस समय जो लिया जाता था लगभग 1/3 भाग, मतलब अगर किसी का जो है वो 3 किलो अनाज पैदा हुआ तो 1 किलो जो है अनाज किसको जाएगा, राजा को जाएगा। तो ये नगद भी दिया जा सकता था और फसल के तौर पर भी जो दिया जा, क्योंकि उस समय मुद्रा का प्रचलन जो है शुरू हो गया था, जिस मुद्रा के तौर पर रुपया भी दिया जा सकता था या फिर जो है वो अनाज भी दिया जा सकता था सुविधा के अनुसार। 11वां आता है सैनिक सुधार, ये अंतिम सुधार है। स्थायी सेना की जो है 3 भाग में देखो डिवाइड किया, आज भी हमें 3 ही भागों में विभाजित किया। उसने अपने 3 भाग जो है किस तरह से किए थे, एक तो घुड़सवार, एक हाथी और एक पैदल, 3 तरह की सेना जो है थी। तो अगर 1,50,000 सवार थे, मतलब घुड़सवार थे उनके, और 25,000 जो पैदल थे, और 5,000 हाथी जो है तथा तोहफे जो है उनकी सेना में थी। तो बहुत बड़ी सेना, और
सबसे बड़ी बात है कि एक बड़ी सेना थी, लेकिन एक व्यवस्थित सेना थी, या हम ये कहें जो है अनुशासित सेना थी, इसलिए जो है वो सक्सेस हुआ शेरशाह सूरी। सैनिकों की हमेशा परवाह करना, उनके साथ उसका लगाव, हमेशा परवाह रखना, ख्याल रखना। तो इससे क्या होता कि सैनिक जो है वो हमेशा जो वफादार रहते थे राजा के प्रति। सैनिकों के प्रशिक्षण, घोड़ा दागने तथा सैनिकों के हुलिया रखने की प्रथा पुनः लागू की गई। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घोड़ा दागने, घोड़े की पहचान, कौन किसका घोड़ा, घोड़ा दागने की प्रथा। सैनिकों के हुलिया रखने की व्यवस्था आज भी रखा जाता है, क्योंकि जब कभी कोई घटना घटती तो सैनिकों का हुलिया जो है वो देखा जाता है। हो सकता है उसका चेहरा नहीं रहा हो उस घटना में, तो उसका हुलिया जो है वो पहचाना जाता है, उसकी शिनाख्त की जाती है उसके जिस्म को देखकर। तो ये व्यवस्था किसके द्वारा स्थापित की गई, शेरशाह सूरी के द्वारा। तो ये सारी जो है उसके सुधार थे जिसके लिए उसको जाना जाता है। लेकिन हुलिया देखने की जो व्यवस्था थी वो उससे पहले अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल में ही जो है शुरू हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी के बाद फिर शुरू किया गया शेरशाह सूरी के द्वारा। अब आ लगता है कि इनसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे वो है, हुमायूं को राजगद्दी पर बैठते ही किन बाह्य और आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, हुमायूं को भारत क्यों छोड़ना पड़ा, कारण बताएं, ये भी पूछा जा सकता है। शेरशाह सूरी का शासन प्रशासन प्रबंध के बारे में आप क्या जानते हैं, शासन प्रबंध के बारे में केंद्र से लेकर नीचे गांव तक जो है वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। कोई भी हिस्सा जो पूछा, हो सकता है सरकार के बारे में पूछे, हो सकता है सारा ही पूछे, तो ये निर्भर करता है। हुमायूं की सफलताओं का वर्णन कीजिए, हुमायूं ने कैसी कैसी सफलताएं प्राप्त की वो भी पूछा जा सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा देखा जाए तो इन सभी क्वेश्चनों में शेरशाह सूरी का शासन प्रबंध ही आता है। लेकिन हुमायूं को भारत क्यों छोड़ना पड़ा ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और अंतिम क्वेश्चन क्या शेरशाह सूरी द्वारा स्थापित प्रशासन व्यवस्था का लाभ मुगलों को मिला, यदि हाँ तो सिद्ध कीजिए। हाँ तो है ही, क्योंकि हमने पढ़ा, क्योंकि शेरशाह द्वारा जो स्थापित प्रशासन था वो केवल नाम मात्र का चेंज हुआ, या उसमें नाम ही बदले, और वैसा कि वैसे ही जो है केंद्र से लेकर गांव तक वही व्यवस्था जो है स्थापित अकबर के द्वारा जो है की गई। अकबर से आगे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां तक लगभग यही व्यवस्था जो है स्थापित रही। तो अब अंतिम 2 लाइनें, रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, रिश्ते और पौधे दोनों एक जैसे होते हैं, लगा के भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं, लगा के भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। तो पौधों का भी ख्याल रखो और अपने रिश्तों का भी ख्याल रखो। अगर आप इन दोनों चीज़ों को संभाल पाएंगे तो हमारा एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहेगा, आप स्वस्थ रहेंगे और लंबे समय तक अपने चाहने वालों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में लंबी लाइफ जियोगे, खुशहाल लाइफ जियोगे। इसी की कामना करते हुए आज आपने मुझे फिर से बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।